नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता आज आपको बीए सेकेंड ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगी और उस टॉपिक का नाम है गियासुद्दीन बलबन, जिसका समय था 1266 से 1287, यानी कि उसने राज्य इन वर्षों में किया था लगभग 15 साल। अब हम सबसे पहले बलबन के प्रारंभिक समय के बारे में बात करें। बलबन एक उच्च परिवार में उसका जन्म हुआ था, मगर मंगोलों ने उसे बंदी बना दिया था और फिर उसे बेच दिया था। बलबन जो था उसका जन्म एक तुर्की परिवार में हुआ था, इल्बारी तुर्कों के बीच हुआ था। और क्योंकि मंगोलों ने उसे हरा दिया था, इसलिए उसे बंदी बनाकर बेच दिया गया था। ये एक बड़ा ही सामान्य प्रक्रिया थी मध्य काल में। उसके बाद इल्तुतमिश के पास वो पहुंच गया एक गुलाम के रूप में ही, मगर उसने अपनी बुद्धि, योग्यता और स्वामी भक्ति के कारण उन्नति शीघ्र ही प्राप्त कर ली। इल्तुतमिश और रज़िया के समय पर वह महत्वपूर्ण पदों पर था और नासिरुद्दीन महमूद के समय में तो उसे नायब ए ममालिक की उपाधि दी गई थी। वह मुख्य परामर्शदाता बन गया था। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में राज्य की संपूर्ण शक्ति बलबन के हाथ में चली गई थी। महमूद का कोई पुत्र नहीं था, अतः जब 1266 में उसकी मृत्यु हुई तो बलबन, जिसका राज सत्ता पर पहले से ही अधिकार था, सुल्तान के पद पर आसीन हो गया। अब हम बलबन को उसके प्रशासनिक सुधारों की वजह से मूलतः याद करते हैं। अगर हम बलबन को एक शब्द में उसको समझाने का प्रयत्न करें तो हम कह सकते हैं कि गुलाम वंश का सुदृढ़ीकरण गियासुद्दीन बलबन द्वारा किया गया था। मध्यकाल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं हबीबुल्लाह। उन्होंने बलबन के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, ऐबक और इल्तुतमिश के काम को जारी रखने में उसने ऐसी शक्ति और विवेकशीलता से काम लिया जिसकी उसके शत्रु भी प्रशंसा करते हैं। निसंदेह ऐसे समय में राज्य के संगठन का श्रेय उसे दिया जाना चाहिए जब उसके असीमित विस्तार के कारण उसका अस्तित्व संकटमय हो गया। विजित क्षेत्रों का संगठन करके और अराजकता की शक्तियों को नष्ट करके उसने एक ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति की थी, अर्थात विकास के अगले सोपान के रूप में सल्तनत को और अधिक राज्य विस्तार के लिए उसने तैयार किया था। लास्ट की लाइन मैंने लिखी है, विकास के अपने सोपान के रूप में सल्तनत को और अधिक राज्य विस्तार के लिए उसने तैयार किया था। उसका मूल्यांकन हम एक शब्द में कहें तो हिंदुस्तान में स्थापित तुर्की सल्तनत का सुदृढ़ीकरण उसने किया था। अब हम एक एक करके उसके प्रशासनिक सुधारों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो उसने किया वह था शासक की प्रतिष्ठा में वृद्धि। नसीरुद्दीन महमूद के आते आते शासक की शानो शौकत और उसकी प्रतिष्ठा बिल्कुल गिर चुकी थी। बलबन यह जानता था कि जब तक सुल्तान की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा तब तक राज्य को पुनः स्थापित करना मुश्किल था। ज़ियाउद्दीन बर्नी, जो कि एक समकालीन इतिहासकार है, उसने लिखा है कि सुल्तान नासिरुद्दीन के शासन के अंतिम वर्षों में सुल्तान की प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से नष्ट
हो चुकी थी। जनता के हृदय में न तो उसके प्रति भय था और न ही उसके प्रति श्रद्धा। जब बलबन शासक बना तो उसने सबसे पहले अपने आप को पौराणिक तुर्की योद्धा अफरेसियाब का वंशज बताया ताकि उसका निजी गौरव में वृद्धि हो सके। उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि राजत्व निरंकुशता का मूर्तिमान रूप है। राजा का हृदय ईश्वरीय कृपा का भंडार होता है और इस बात में कोई भी दूसरा व्यक्ति उसकी समानता नहीं कर सकता। दूसरी जगह उसने कहा कि राजा का अति मानवीय भय और स्थिरता ही लोगों की आज्ञाकारिता को सुनिश्चित बनाता है। अपने राज्य को वैभव लौटाने के लिए उसने दरबार में ईरानी स्टाइल की दरबार की रस्में शुरू करी। उसने मध्य एशिया में जो सल्जूक और खवारे सुल्तानों के दरबारों में होता था वही शिष्टाचार यहाँ भारत में भी प्रचलित किया। लोगों को डराने के लिए उसने हबशी सैनिकों को अपना अंगरक्षक नियुक्त किया जो हर वक्त नंगी तलवारें लेकर उसके चारों ओर खड़े रहते थे ताकि लोग उससे डरे रहें। दरबार में सुल्तान का अभिवादन करने के लिए उसने सिजदा मतलब घुटने के बल बैठकर सिर नवाना और पायबोस यानी कि चरण स्पर्श की प्रथा शुरू करी। वो अपने आप को बिल्कुल लोगों से अलग बताना चाहता था, इसलिए उसने साधारण लोगों से बात करना बंद कर दिया और अत्यंत गंभीर रहना शुरू कर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसके राज्य में शासक की शक्ति में वृद्धि हुई। उसके बाद उसने जो दूसरा कार्य किया वह था चालीसा का नाश। इल्तुतमिश ने अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए तुर्क चहलगानी या चालीसा गुलामों के दल को गठित किया था। बलबन स्वयं इसका एक सदस्य रहा था, मगर उसको यह समझ में आ गया था कि इस दल की नष्ट करने के को बहुत ज़रूरी है कि इस दल को नष्ट किया जाए, क्योंकि अगर इस दल के शक्तिशाली सदस्य होंगे तो राज्य का जो शासक है वो शक्तिशाली नहीं बन पाएगा। शासक की निरंकुशता में ये तुर्क चहलगानी सबसे बड़े बाधक बनेंगे। इसलिए उसने धीरे धीरे इन सदस्यों को या तो विष दिया या दूसरे साधनों से मरवा दिया। प्रोफेसर खालिद अहमद निज़ामी लिखते हैं, एक इतिहासकार है फेमस, चूंकि बलबन अपने तथा अपने वंश के निजी हितों की रक्षा करने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने तुर्क शासक वर्ग के हितों की लेश मात्र भी परवाह नहीं करी और उसने योग्य तुर्की अमीरों को इतनी निर्दयता से नष्ट कर दिया कि जब खिलजी अमीर उनके विरुद्ध सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में उतरे तो वे आसानी से पराजित हो गए। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतवर्ष में तुर्क सत्ता के पतन के लिए बलबन उत्तरदायी है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कोट है कि एक तरफ हम बोलते हैं कि बलबन ने सुदृढ़ीकरण किया, गुलाम वंश को पुनः स्थापित किया, मगर दूसरी तरफ हम उसको उसके वंश को के पतन के लिए भी उत्तरदायी मानते हैं, क्योंकि उसने तुर्की सत्ता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जब उसने तुर्क चहलगानी को धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तीसरा जो प्रमुख कारण उसने किया वह था सेना का पुनर्गठन। बलबन ये अच्छी तरह से जानता था कि सेना शासन का मूल आधार है। एक शक्तिशाली सेना बहुत आवश्यक थी। उसने सेना को पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया और उसने सबसे पहले सेना की संख्या में वृद्धि करी और योग्य और स्वामी भक्त
सैनिक अधिकारियों को नियुक्त किया, उनके वेतन बढ़ाए और नकद वेतन के बदले उनको गांवों को जागीर के रूप में दिया। वह सैनिकों की भर्ती, अनुशासन और सज्जा पर अत्यधिक ध्यान देता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन सुधारों से सेना की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई। अब सेना के साथ साथ एक और विभाग का गठन उसने किया और वह था गुप्तचर विभाग। गुप्तचर यानी कि बरीद, प्रांतों में होने वाली घटनाओं और अमीरों तथा राज्य कर्मचारियों के बारे में नियमित रूप से सूचनाएं सुल्तान तक पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का उपयोग किया गया। ये जो गुप्तचर थे, इनकी नियुक्ति बड़ी सावधानी से बलबन द्वारा किया जाता था और उनके चरित्र, ईमानदारी और स्वामी भक्ति की जांच करने के बाद ही उन्हें गुप्तचर बनाया जाता था। गुप्तचर व्यवस्था बहुत हद तक बलबन के निरंकुश शासन का एक शक्तिशाली साधन बना। गुप्तचरों के भय से प्रशासन अच्छी तरह से चला। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है उसकी मंगोल नीति। उत्तर पश्चिम सीमाओं पर मंगोलों के आक्रमण निरंतर होते रहे। इस समय तक मंगोल मध्य एशिया के समस्त मुस्लिम राज्यों पर अपना अधिकार कर चुके थे और केवल दिल्ली सल्तनत ही एक ऐसा मुस्लिम राज्य बचा था जो मंगोलों के निरंतर आक्रमणों के बावजूद अपनी स्वतंत्रता रखे हुए था। बलबन ने मंगोलों के आक्रमणों से सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की थी। सबसे पहले उसने सीमांत प्रदेशों में बहुत सारे किलों का निर्माण करवाया और वहां पर बड़ी संख्या में सैनिकों की नियुक्ति करी। अपने चचेरे भाई और अपने बेटे को उसने सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा के लिए रखा। इनफैक्ट उसका जो बड़ा पुत्र मोहम्मद खां था वह मंगोल आक्रमणों के कारण ही उसकी डेथ हुई थी। मगर मंगोलों ने कभी भी सल्तनत के किसी भी भाग पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाया और बलबन की सेनाओं ने उनको हराया और भारतीय प्रदेशों से बाहर ही रखा। इस प्रकार से उसकी जो मंगोल नीति थी, हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही सफल नीति थी। एक और चीज़ उसने जो करी वह थी हिंदू विद्रोहों का अंत किया था। जब बलबन सिंहासन पर बैठा था तो हिंदुओं के विद्रोह चारों तरफ हो रहे थे। मेवात, गंगा यमुना का दोआब, अवध और कटेहर मतलब आधुनिक रोहेलखंड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा था। बलबन ने इस भयंकर रूप को समाप्त किया और अपने प्रथम वर्ष में ही सैनिक कार्यवाही से इनकी बड़ी कठोरता से इनका दमन किया। वहाँ पर उसने अनेक किलों का निर्माण करवाया और बहुत सारी सेना रखी, जंगलों को साफ करवाया और बहुत सारे लोगों को या तो मौत के घाट उतार दिया या उन्हें दास बना दिया। तो इस नीति के कारण शीघ्र ही वहाँ पर विद्रोह समाप्त कर दिए गए। इस प्रकार से बलबन ने दिल्ली सल्तनत को एक नया रूप दिया और उसे सुदृढ़ीकरण करा। धन्यवाद।